हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र जिसका हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर समसामयिकी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा जुलाई 2022 का पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी देनी थी आप लोगों को, और जो कि आपके लिए उपयोगी भी है कि यदि आप सीजी व्यापम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी उस तैयारी को पक्का करने के लिए आप हमारे यकीन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो। यदि आपको वेल स्ट्रेटेजाइज्ड प्रिपरेशन करनी है कि अभी हमारे पास समय है तो हम अपनी तैयारी पूरी कर लें सीजी व्यापम, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आ रही है, जब वैकेंसी आना स्टार्ट होगी तो सब एक साथ मतलब कि एक के बाद आएगी, तब हमें लगेगा कि यदि हम पढ़े रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हमारा सिलेक्शन तो तभी होता है जब हमारी फुल स्ट्रेटेजाइज यानी कि अच्छी तरीके से हमारी प्रिपरेशन हुई रहती है। तो यदि आपकी इच्छा है तो आप हमारे यकीन बैच में एनरोलमेंट करवा सकते हैं, जिसके तहत आपका यकीन सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्वयं पे यकीन होना चाहिए कि आप सभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस यकीन बैच में हम सीजी व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स को कवर अप कर रहे हैं। साथ में सीजीपीएससी की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो सीजीपीएससी सीजी व्यापम का कंबाइंड बैच भी है, उसमें भी आप लोग अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। यदि आप एबीईओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो एडीईओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और ये सभी चीज़ें आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल करवाया जाता है ना, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने सभी सेशंस में हमारे देखा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आपको जो भी जैसी भी जानकारी चाहिए आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है समसामयिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटना चक्र। हमने 20 क्वेश्चंस तक अपने पार्ट 1 में देखा है। जुलाई 2022 में का जो पार्ट 1 आया था उसमें हमने देखा हुआ है। आज हमें पार्ट 2 देखना है। तो चलिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा 21 मतलब से आज के सेशन का फर्स्ट, और यदि ओवरऑल जुलाई मंथ का देखें तो 21 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? डेनमार्क, स्वीडन, सिंगापुर, फिनलैंड। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? डेनमार्क, स्वीडन, सिंगापुर, फिनलैंड। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क जो है पहले स्थान पर रहा है। ये डेनमार्क पहले स्थान में, द्वितीय स्थान में स्विट्जरलैंड रहा है, एवं तृतीय स्थान पर कौन रहा है? तो तृतीय स्थान पर सिंगापुर रहा है। ठीक है, ये क्या चीज का, ये किस में इनकी रैंकिंग है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में है। लेकिन बात ये आती है कि इंडिया का क्या स्थान रहा है? तो इंडिया जो है 2000, यदि पूछा गया कि 2021 में इंडिया का स्थान क्या रहा, तो 2021 में इंडिया का स्थान रहा 43, और 2022 में इंडिया का स्थान क्या है? 37, यानी कि इंडिया की रैंक भी बढ़ी है इसमें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2021 में 43 और 2022 में 37। लेकिन ये रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? ये इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, आईएमडी के द्वारा। याद कर लीजिए, आईएमडी के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा
इससे क्या किया जाता है, तो इस सूचकांक को निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently who has been appointed as लोकपाल for MG नरेगा स्कीम। हाल ही में मनरेगा योजना के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NJ ओझा, फ्रांसिसी कैरे, दीपक धारी या रमन नाथी। NJ ओझा, फ्रांसिसी कैरे, दीपक धर या रमन नाथ, बताइए किसे हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है ना, लोकपाल की नियुक्ति की गई है किसके लिए, तो MG नरेगा के लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए। यदि आप ADEO एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमारा आंसर है NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, तो लोकपाल नियुक्त किया गया है मनरेगा योजना के लिए। यदि हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में कितने लोकपाल हैं, तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकपाल है। कहाँ कहाँ पे है, तो यदि ये पूछा गया कि कहाँ कहाँ पे लोकपालों की नियुक्ति है, तो ध्यान से देखिए, बेमेतरा कहाँ है, तो बेमेतरा, और कहाँ है, तो कुंडा गांव, और कहाँ है, तो बीजापुर। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, आपके ADEO एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज ऐसे भी आपके एग्जाम में ये हेल्प करने वाला ही है ना। नारायणपुर, और कहाँ है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में, और कहाँ पे है, तो बालोद में है। कहाँ, बालोद में है, और कहाँ है, तो बलौदा बाजार में है। और कहाँ है, बलौदा बाजार जिले के भाटापारा में, कहाँ, भाटापारा में है ना। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो गरियाबंद, और कहाँ है, तो सुकमा, गरियाबंद हो गया, सुकमा हो गया, और कहाँ है, तो सूरजपुर में, और कहाँ है, तो मुंगेली में है। कहाँ है, तो मुंगेली में। अब देख लीजिए, हो गया ना हमारा 11 लोकपाल, बेमेतरा, कुंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, कोरेला, पेंड्रा मरवाही, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर और मुंगेली 11 लोकपाल छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में किसे नियुक्त किया गया मनरेगा के लिए लोकपाल, तो NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ऑन विच डेट विल द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया बी हेल्ड इन 2022। 2022 में भारत के राष्ट्रपति चुनाव किस तारीख में हुआ, किस तारीख को हुआ, यदि हम पूछें, क्योंकि हो चुका है, किस तारीख को हुआ, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, बताइए कब हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज याद रखनी है, और वो आप क्या याद रखोगे, तो ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था, तो नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था 15 जून को। कब, 15 जून। फिर उसके बाद में लास्ट डेट कब था नामांकन का, नॉमिनेशन का लास्ट डेट कब था, तो 29 जून था। कब था, 29 जून। फिर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि जो कि जांच एक बार की जाती है नामांकन में, यानी कि जब स्क्रूटनी की गई है, जांच जब की गई है, तो वो कब किया गया है, तो 30 जून को जांच हो गया। फिर उसके बाद में इलेक्शन कब हुआ, तो इलेक्शन यदि हम देखें तो इलेक्शन हुआ है 18 जुलाई को। कब हुआ है, 18 जुलाई को। फिर उसके बाद काउंटिंग कब हुई है, बताइए काउंटिंग कब हुई है, गणना कब किए हैं, तो 21 जुलाई को किए हैं। इतनी चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, क्यों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे हम प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वहाँ हम ये जानेंगे कि क्यों आवश्यक हुआ कि 24 जुलाई क्या था, बताइए। 24 जुलाई था जब रामनाथ कोविंद जी ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। और हमारे संविधान में लिखा है कि कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होना चाहिए, इसीलिए 24 जुलाई को या 24 जुलाई से पहले राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है हमारे देश में, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोग, क्यों, क्योंकि ये संविधान में हमारे
लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। हमसे पूछा जा रहा है चुनाव कब हुआ, तो 18 जुलाई को चुनाव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हु हैज बिकम द 74th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? संकल्प गुप्ता, मित्रबा गुहा, भरत सुब्रमण्यम या राहुल श्रीवास्तव? भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? संकल्प गुप्ता, मित्रबा गुहा, भरत सुब्रमण्यम या राहुल श्रीवास्तव? कौन बनी बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है राहुल श्रीवास्तव जो है भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहाँ के हैं ये राहुल श्रीवास्तव? राहुल श्रीवास्तव पी बोला गया इनका, यदि फुल नेम यदि देखें तो राहुल श्रीवास्तव पी। कहाँ के हैं ये, तो तेलंगाना के हैं। कहाँ के? तेलंगाना के हैं। और क्या बताया गया है कहाँ पे ये चेस ग्रैंड मास्टर ये हुआ था, तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। क्या नाम था इस खेल का, तो 9th कैटोलनिका चेस फेस्टिवल था, 9वां संस्करण था कैटोलनिका। याद रखना, यदि पूछ लिया गया कि कैटोलनिका में कौन बना है ग्रैंड मास्टर, तो ये भी पता होना चाहिए कि शतरंज की प्रतियोगिता हो रही थी कैटोलनिका चेस फेस्टिवल। चेस फेस्टिवल कहाँ हो रहा था, तो इटली में हो रहा था, 9वां संस्करण। याद कैसे करें, तो याद ऐसे करेंगे, सी फॉर चेस है, सी फॉर कैटोलनिका याद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव क्या बने? चेस ग्रैंड मास्टर। नाम याद कर लीजिए कि राहुल श्रीवास्तव क्या बने, तो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो रिसेंटली हु हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विनिंग द फर्स्ट पैरा वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल? सुमित आंटिल, भाविना पटेल, अवनी लेखरा या सुहास यतिराज? हाल ही में पहला पैरा विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुमित एंटिल ने, भाविना पटेल ने, अवनी लेखरा ने या सुहास यतिराज ने? तो किसने बनाया है बताइए। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है अवनी लेखरा। क्या है? अवनी लेखरा। आइए जान लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। तो अवनी लेखरा ने क्या किया, अपनी स्वयं का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, और स्वयं का रिकॉर्ड ब्रेक करके वो उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। क्या रिकॉर्ड था इनका, तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा था, शूटिंग वर्ल्ड कप। ठीक है, कहाँ हो रहा था, तो फ्रांस में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? फ्रांस में। तो वहां अवनी लेखरा ने, यानी कि ये शूटर है, ठीक है, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो है इन्होंने कितना स्कोर किया है, तो 250.6 इनका स्कोर रहा है। और इनका जो है इन्होंने अपना कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उसमें इन्होंने 249.6 इनका स्कोर रहा है। तो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए इन्होंने एक नया रिकॉर्ड, देखिए विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड, तो उससे इनको क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। याद रहेगा आप लोगों को कि पैरा वर्ल्ड कप में, आपको याद क्या करना है, पैरा वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसको मिला, तो गोल्ड मेडल मिला है अवनी लेखरा को मिला है। गोल्ड मेडल किसको मिला, तो अवनी लेखरा को मिला है। बार बार बोल रही हूँ है ना, अवनी लेखरा को मिला है। क्योंकि इन्होंने अपनी स्वयं का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ऐसा नहीं कि स्वयं का रिकॉर्ड ब्रेक किया है इसलिए मिला, नहीं, इन्होंने ज्यादा स्कोर हासिल किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में रहने योग्य शहरों की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? कैलगरी कनाडा को, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को, कोपेनहेगन डेनमार्क को या वियना ऑस्ट्रिया? कहाँ किसको मिला है, कौन सी सिटी रहने योग्य है? कैलगरी कनाडा की, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की, कोपेनहेगन डेनमार्क का या वियना ऑस्ट्रिया का? यहाँ पे हम पहले आंसर में आ जाते हैं, फिर उसके बाद में इसके डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है डी, ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स वियना
यानी कि वियना ऑस्ट्रिया रहने योग्य शहर है। और किसमें ही मिला है ये, तो ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स जो 2022 का है उसमें सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कोई सा है, तो वियना है। कहाँ है ये, तो वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। हम भारत की बात कर लें क्या, कि भारत में रहने योग्य कौन सा शहर है, क्या इसमें कहीं पे भारत के शहरों का भी नाम है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। कि यदि हम बात करें कि कौन जारी कौन करता है, तो यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट EU यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करती है। क्या करती है, वो 173 शहरों का अवलोकन करके 173 शहरों को देख करके उनके बीच में एक रहने योग्य शहर की एक सूची बनाई जाती है, जिसके तहत में वियना जो है पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन कहाँ पे है, तो डेनमार्क में है। कहाँ है, तो डेनमार्क में है। यदि हम बात करें क्या भारत के किसी शहर का नाम है, तो हाँ बिल्कुल भारत के शहरों का भी नाम है। कौन कौन से, तो हमारे यदि हम देखें कि भारत में, एक्सक्यूज मी प्लीज, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भारत में क्या कोई सा जगह है रहने के लिए, तो हाँ बिल्कुल है जगह। कौन सा है, यदि हम भारत में सबसे अच्छा शहर देखें, अभी मैं केवल अभी भारत की बात कर रही हूँ इस सूची के अनुसार, तो भारत में यदि हम देखें सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है दिल्ली। फिर उसके बाद कौन सा है, तो मुंबई है। कौन सा है, मुंबई। फिर कौन सा है, चेन्नई है। कौन सा है, चेन्नई। और फिर उसके बाद में कौन सा है, तो अहमदाबाद है। क्या है, अहमदाबाद है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, है ना। और क्या है, और लास्ट में बेंगलुरु आता है। ये किसके अनुसार है, तो ये इसी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के अनुसार है। ठीक है, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स जिसको यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ये हमने देखा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु का नाम इस सूचकांक में रहा है, इस इंडेक्स में रहा है। लेकिन आपको पता है इनकी रैंकिंग क्या रही है, तो दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली की रैंकिंग रही है 140वीं, लेकिन भारत में तो पहली है। भारत में कौन है, भारत में पहली है। भारत में मतलब भारत में कौन से शहर है, तो पहला है। 140वीं इनकी रैंकिंग है, 173 में 140 है। मुंबई क्या है, तो 141। चेन्नई क्या है, 142। अहमदाबाद क्या है, बताइए क्या है, तो 143 है। बेंगलुरु क्या है, तो 146 है, प्लेस में है। समझ में आया, इसीलिए बोला गया कि बेंगलुरु को जो है सबसे नीचे में आता है। यदि हम बात करें कि ये ओवरऑल यदि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में कौन सा देश, क्योंकि ना आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आपने फॉलो किया होगा तो हमारे ना पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछा गया है। तो कराची हो गया और ढाका। ठीक है, कराची और ढाका जो है पाकिस्तान बांग्लादेश, है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश। तो ये जो है सबसे कम रहने योग्य शहर है, यानी कि ये यहाँ पे बताया गया कि दुनिया में सबसे अच्छे रहने योग्य शहर है, और ये जो है रहने योग्य शहर नहीं, यानी कि इनकी रैंकिंग जो है अंतिम 10 में आई है, लीस्ट 10 में आई है। लीस्ट 10 लाइवेबल सिटीज हैं, रहने योग्य शहर है ये। कौन सा, तो कराची और ढाका। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट में आए, ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, इसीलिए हमने थोड़ा डिटेल में इसको कवर अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन what is the rank of India in the recently held IBA? IBA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, है ना, बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो क्या बताया जा रहा है हमसे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड IBA विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। हाल ही में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत का रैंक क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए क्या है।
यहाँ पे आपको बताना है। पहली बात, ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, आपको याद क्या करना है ये मैटर करता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है अक्सर अभी हाल ही में जो ट्रेंड है तो स्पोर्ट्स से न्यूज़ पूछी जा रही है, तो आपको हर चीज़ याद हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की यदि हम बात करें, IBA की बात करें, तो ये जो है ये 12वां संस्करण रहा है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं। कहाँ पे खेला गया? तो इस्तांबुल टर्की में खेला गया। कहाँ? इस्तांबुल टर्की, इस्तांबुल टर्की में, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने बॉक्सर्स रहे? तो 310 बॉक्सर्स रहे, ठीक है, मुक्केबाज रहे हैं। कहाँ से? तो 73 देशों से, 73 देशों के 310 मुक्केबाज रहे हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया, मैंने आपको बताया भी था कि बेलारूस और रशिया को बैन कर दिया गया है, इस कि वो उनके यहाँ के लोग जो है इस IBA अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में IBA के यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये जो है भाग नहीं ले सकते। कौन कौन? तो बेलारूस और रशिया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में जो यूक्रेन के साथ में इनका जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से। फिर यदि हम रैंक की बात करें तो पहले हम रैंक लिख लेते हैं, यहाँ पे हम नेशन लिख लेते हैं यानी कि देश लिख लेते हैं। ये क्या है? रैंक है हमारा, ये रैंक है, ये देश है। और फिर हम देखते हैं स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया रजत, ठीक है, सिल्वर हो गया। और कौन सा मेडल होता है? तो ब्रॉन्ज मेडल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें, थोड़ी लाइन तिरछी हो गई, कोई बात नहीं, तिरछी हो गई तो कोई बात नहीं, समझने से हमें मैटर करता है ना। तो यहाँ पे यदि हम रैंक देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले स्थान पर कौन रहा? तो टर्की रहा। कौन रहा? टर्की रहा। दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो आयरलैंड रहा, इसमें आयरलैंड रहा। तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो कनाडा रहा। कौन रहा? कनाडा रहा। चौथे में कौन रहा? तो हमारा इंडिया, हमारा भारत देश रहा, जो कि पूछा गया हमसे। देखिए क्या पूछा गया हमसे कि भारत की क्या रैंकिंग रही है, तो भारत की क्या रैंकिंग है? चौथी है। पहली, दूसरी, तीसरी किसकी है? तो पहली जो है टर्की की है। पहली किसकी है? टर्की की है। दूसरी किसकी है? तो आयरलैंड की। तीसरी किसकी है? तो कनाडा की है, ठीक। TIC है। फिर उसके बाद में यदि हम स्वर्ण की बात करें तो सबसे ज्यादा स्वर्ण किसने जीता है? तो टर्की ने जीता। दूसरा यानी कि 5 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। आयरलैंड ने कितना जीता? तो 2 जीता। कनाडा ने 1 जीता और इंडिया ने भी 1 जीता है। सिल्वर किसने क्या जीता? तो सिल्वर इसने बिल्कुल नहीं जीता है, इसने भी बिल्कुल नहीं जीता। ये जो है हमारा, ये 1 जीता है, यानी कि कनाडा 1 जीता है, रजत पदक जिसे हम बोलते हैं। और इंडिया ने भी सिल्वर बिल्कुल नहीं जीता है। यदि हम ब्रॉन्ज की बात करें तो टर्की ने 2 जीता है और बाकी आयरलैंड और कनाडा ने 1 भी नहीं जीता और इंडिया ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल यदि हम बात करें तो टोटल कितने पदक मिले? तो 7 टर्की को मिले हैं, इसको 2 मिले हैं और इसको भी 2 मिले हैं। और भारत को कितना मिला है? तो भारत को 3 मिला है टोटल। लेकिन आप बोलोगे कि यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 7 है, 7 के बाद तो 3 है, इंडिया की रैंकिंग तो सेकंड होनी चाहिए ना, तो इंडिया को चौथे स्थान पर क्यों रखा गया? क्योंकि गोल्ड के हिसाब से रखा जाता है। गोल्ड मेडल किसने जीता? पहले गोल्ड सबसे ज्यादा देखा जाएगा, फिर रजत देखा जाएगा, फिर ब्रॉन्ज देखा जाएगा। हालांकि इंडिया की टोटल जो पदक मिले हैं 3 है, लेकिन गोल्ड हमने कितना जीता है? गोल्ड हमने 1 ही जीता है। लेकिन इन्होंने गोल्ड 2 जीता है और इन्होंने रजत भी जीता है, हमने नहीं जीता, हमने फिर ब्रॉन्ज जीता है। इस वजह से इंडिया की टोटल, इंडिया ने 3 पदक हासिल किए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की रैंकिंग चौथी रही है, जो कि न्यूज़ में रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा है, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से करवाया है। ये स्वर्ण पदक विजेता का नाम जानना चाहेंगे कि कौन है? तो निखत जरीन है। ये कौन है? निखत जरीन है, ठीक है, निखत जरीन है। कहाँ की है ये? तो निजामाबाद, तेलंगाना। निजामाबाद तेलंगाना से है। और क्या बताया गया है इनके बारे में कि ये जो है 52 kg किसके विरुद्ध?
तो थाईलैंड, थाईलैंड के कौन था, थाईलैंड का पूछा गया तो आपसे एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे इतने अच्छी तरीके से करवा रही हूँ क्योंकि मैंने ट्रेंड को देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, है ना। तो थाईलैंड के जिटपोंग जुटामास को हराया है, किसको, जिटपोंग, जिटपोंग, जिटपोंग जुटामास को हराया है, किसने, तो निखत जरीन में, जरीन ने स्वर्ण पदक विजेता। यदि हम ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला है तो मनीषा मौन को मिला है, किसको मिला है, मनीषा मौन को मिला है। मौन ये कहाँ से है, तो ये हरियाणा से है, हरियाणा से। कितने केजी, तो 57 केजी, है ना। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें और कौन है, तो परवीन हुड्डा, कौन, परवीन हुड्डा, परवीन हुड्डा नाम से पता चल रहा है कहाँ से हो सकते हैं आप बताइए, हरियाणा से ही हैं ये भी, है ना। कितना, तो 63 केजी। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या है, तो ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता है, और ये कौन है, तो स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड में लिख देती हूँ, स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है, याद रहेगा। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो देख लीजिए क्या लिखा है, महिला विश्व मुक्केबाजी, तो कौन रहेगा, तो महिला ही तो रहेंगी, महिला तो तभी तो मनीषा मौन और परवीन हुड्डा और निखत जरीन। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग रिसेंटली, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुमन बेरी या परमेश्वरन अय्यर, बताइए। ये हमने देखा हुआ है, यहाँ पे आप बिल्कुल एलिमिनेट भी कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करोगे मैं आपको बताती हूँ। नीति आयोग की यदि हम बात करें तो चेयरमैन कौन होता है, तो चेयरमैन प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। सुमन बेरी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, क्या करवाया था बताइए, तो हमने क्या देखा था, तो हमने ये देखा था कि सुमन बेरी को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक। यानी कि राजनाथ सिंह को तो बिल्कुल नीति आयोग के हमने सुना नहीं है, आप लोग एलिमिनेट तो कर ही सकते हो ना। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली यदि पता भी नहीं है तो भी आप परमेश्वरन अय्यर को टिक कर सकते हैं इसमें। परमेश्वरन अय्यर जी को हाल ही में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर और सुमन बेरी कौन है, तो सुमन बेरी को वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। ये दोनों नाम को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी फुली हाइड्रो एंड सोलर पावर रिसेंटली, भारत का कौन सा हवाई अड्डा, भारत का कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बताइए कौन। पहली बात तो पूछा गया जल और सौर ऊर्जा से संचालित, पूरी तरह जल और सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा हवाई अड्डा बन गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली जो है पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, फर्स्ट एयरपोर्ट है जो कि फुली हाइड्रो और सोलार पावर्ड है। समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट यूजिंग नूरी रॉकेट, यूजिंग नूरी रॉकेट। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है नूरी, साउथ कोरिया। क्या है, साउथ कोरिया। नूरी दिया अच्छी बात है, यदि दे दिया KSLV-2 भी नूरी का ही नाम है, तो नूरी साउथ दक्षिण कोरिया, नूरी दक्षिण कोरिया याद करना है आपको, किसी भी तरीके से याद करना है। री इस तरीके से भी याद कर सकते हो, हालांकि ज़्यादा रिलेट कर नहीं रहा है, फिर भी आप लोग याद कर लीजिए दक्षिण कोरिया नूरी, ठीक है, समझ में आया। फिर यदि हम बात करें इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले ही जो पहला लॉन्च किया गया था तो नारो था। अब क्या आ गया, नूरी आ गया,
नूरी आ गया, नारो पहला था, अभी क्या है ये दूसरे नंबर का क्या है तो नूरी है। ये क्या है तो नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है, ये रॉकेट है। यदि पूछा गया कि क्या है तो ये रॉकेट है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच कंट्री इज द 14th ब्रिक्स समिट 2022 हेल्ड इन जून 2022। क्या पूछा जा रहा है, जून 2022 में आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 2022 किस देश में हुआ, किस देश में हुआ, यहाँ पे आएगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इन विच कंट्री इज द 14th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन जून 2022, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। यहाँ पे यदि हम बात करें अपने करेक्ट आंसर की तो आंसर है हमारा चाइना। चाइना में 14वां संस्करण हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, जो कि जून में हुआ है, जून 2022 में हुआ है। थोड़ी जानकारी रख लीजिए पहले ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स जो है, पहले ब्रिक्स, अभी आप देख रहे हैं ये ब्रिक्स है क्या, तो बी से होता है ब्राजील, बी से होता है ब्राजील, आर से है, आर से क्या है बताइए, तो आर से है रशिया, आई से क्या है तो आई से है इंडिया, और सी से क्या है तो सी से है चाइना, और एस से क्या है तो एस से है साउथ अफ्रीका। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें, हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो पहले क्या था, तो पहले ये केवल ब्रिक था, यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था। ब्रिक जो है पहले था, जो कि कब बना था तो सितंबर 2006 में बना था। कब बना था, सितंबर 2006 में बना था। इसकी पहली समिट कब हुई, पहला सम्मेलन कब हुआ था ब्रिक का, तो ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 में हुआ था। पूछ लिया गया ब्रिक का पहला सम्मेलन कहाँ कब हुआ, तो 2009 को हुआ था। ठीक है, कब, 16 जून 2009। कहाँ हुआ था, तो रशिया में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में तो ये ब्रिक्स कब बन गया, तो ये ब्रिक्स बना है हमारा 14 अप्रैल 2011 को, 14 अप्रैल 2011 को, यानी कि जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जब तीसरा सम्मेलन हो रहा था। कौन सा सम्मेलन था, थर्ड समिट था ये। कौन सी समिट, थर्ड समिट। तो उस समय जो है साउथ अफ्रीका को भी इसमें जोड़ लिया गया और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर हुई आप लोगों को। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, इसको मैं मिटा दूं या फिर नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यदि हम बात करें तो चाइना ने कितने बार मेजबानी की है जब से ये बना है, तो चाइना ने 3 बार मेजबानी की है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। कब कब किया है, तो चाइना ने 2011 को किया, 2017 को किया और 2022 जो कि इसका थर्ड रहा है, यानी कि तीसरे बार मेजबानी की गई है। फिर ये पूछा जाता है इंडिया के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, तो इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए हमें। तो इंडिया ने 2012 में किया है, 2016 में भी इंडिया ने ही किया था, और 2021 में यानी कि पिछले वर्ष जो है किसने मेजबानी की थी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो इंडिया ने किया था। कब हुआ था, तो 9 सितंबर को हुआ था, 9 सितंबर 2021 को हुआ था। ये सब वर्चुअल हुआ है, क्या है, वर्चुअल समिट हुए हैं ये। और ये कब हुआ है, तो ये जून में हुआ है, अभी जो जस्ट हमने देखा। इस तरीके से मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों करवाया कि यदि आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है, चाहे आप इवन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें तो भी आपके लिए उपयोगी है, और यदि आप सीजी व्यापम सीजीपीएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें तो भी उपयोगी है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम की रैंक क्या है, 104th, 105th, 106th, 107, 104, 105, 106 या 107। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फुटबॉल टीम इन फीफा रैंकिंग रिसेंटली। तो फीफा रैंकिंग में बताइए इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, तो इंडिया की रैंकिंग रही है 104। क्या रहा है, तो 104 रहा है, याद रहेगा। ये जो है यदि हम बात करें तो 104 कहाँ से हुआ है, पहले कितनी थी, तो पहले थी 106 रैंकिंग थी। ये कौन सी कैटेगरी में है, तो पुरुष की कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी की यहाँ पे बात
की जा रही है। यदि महिला कैटेगरी की यदि हम बात करें तो महिला कैटेगरी में फीफा में रैंकिंग है भारत की 56वीं, और पहले कितनी थी तो 59 थी, 59 थी। ये कौन सी कैटेगरी है तो विमेन कैटेगरी में है फीफा रैंकिंग, फीफा फुटबॉल टीम की रैंकिंग है। ठीक है, याद रहेगा पहले कितना था 106 से 104 पहुंच गए और 59 से हम 56 में पहुंच गए हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, तो हु हैज रिसेंटली बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? S थाउसेन, पंकज कुमार सिंह, दिनकर गुप्ता या कुलदीप सिंह? बताइए कौन बने हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा दिनकर गुप्ता। कौन बना है? NIA कौन? दिनकर गुप्ता बने हैं, DG बने हैं किसके तो NIA के। देख लीजिए दिनकर गुप्ता DG बने हैं, दिनकर गुप्ता DG बने हैं किसके तो NIA के। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ये कौन थे पता है तो ये ना पंजाब के DGP थे पहले। ठीक, और यदि हम बात करें कि कब तक बने रहेंगे अपने पद पर तो 2024 31 मार्च 2024 को इनका रिटायरमेंट है, यानी कि 2024 तक ये बने रहेंगे DG किसके तो NIA के। यदि हम NIA की बात करें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की यदि हम बात करें तो यदि पूछ लिया गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है तो नई दिल्ली में है। फिर यदि पूछ लिया गया कि इसकी स्थापना किसने की थी, फाउंडर कौन है इसके तो इसके फाउंडर हैं राधा विनोद राजू। कौन है? राधा विनोद राजू। ठीक है, और क्या इससे पूछ सकते हैं ये तो कब फाउंड हुआ, फाउंडर पता चल गया, स्थापना कब हुई है तो पूछेंगे तो आपको याद रहना चाहिए 31 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई है। यहाँ से साथ में बोलो क्या याद करोगे, NIA के DG कौन? दिनकर गुप्ता। कब तक? 2024 तक, 31 मार्च 2000। हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली। फाउंडर कौन? राधा विनोद राजू। कब स्थापना हुई? 31 दिसंबर 2008 को। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अन्नपूर्णा पीक इज इन विच कंट्री? अन्नपूर्णा चोटी किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान? बताइए अन्नपूर्णा पीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा पीक कहाँ है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है नेपाल। क्या है? नेपाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। यदि हम बात करें, क्या बात करें कि अन्नपूर्णा पीक जो है नेपाल में है, ये इतना न्यूज़ में क्यों रहा है? ये वाला ये बात जो है इतनी न्यूज़ में क्यों रही, क्यों पूछ लिया गया है आपसे ये सवाल, क्यों पूछा गया अन्नपूर्णा? हम बोलते हैं ना कि कहाँ से पता नहीं पूछ लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आइए हम जानते हैं कि क्यों पूछा गया। तो क्या है? स्कैल्जम रिग्जविन, नाम याद कर लेना है ना, थोड़ा सा याद करने में परेशानी जरूर हो सकती है लेकिन याद करना पड़ेगा। रिग्जिन क्या है? स्कालजंग रिग्जिन, जो कि कहाँ से हैं तो ये जो है लद्दाख से हैं। कहाँ से? लद्दाख से हैं। तो इन्होंने क्या किया है? लद्दाख से 21 वर्षीय, ठीक, लद्दाख से हैं ये, लेह लद्दाख से हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अन्नपूर्णा चोटी, ये पर्वतारोही है, माउंटेनियर है, जो कि इन्होंने फतह की है किसको तो अन्नपूर्णा पीक, अन्नपूर्णा चोटी में। ये बोला जाता है इस अन्नपूर्णा चोटी, ये नाम देख रहे हैं आप लोग, अन्नपूर्णा चोटी, इसको ना डेडलीस्ट माउंटेन बोलते हैं, मृत्यु का पर्वत बोलते हैं। मृत्यु का पर्वत क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि इतनी ठंड है वहाँ पे, वो भी पूरे वर्ष भर रहती है, यानी कि कोल्ड रहता है, हमेशा 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 ये ठंड रहता है और हमेशा स्नो से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। और आपको पता है उसके ना अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट की वजह से, यानी कि हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि वहाँ पे कब क्या हो जाएगा, और इस वजह से इसको डेडलीस्ट माउंटेन बोलते हैं, यानी कि मृत्यु पर्वत बोला जाता है इसको। मृत्यु पर्वत की श्रेणी दी गई, श्रेणी में इसे रखा गया है। और आपको पता है, और इस पर्वत की फतह की है किसने तो जिसका मैंने अभी नाम लिखा है, नाम क्या है इनका तो स्कैल्जिंग रिग्जिन। कहाँ के हैं तो लद्दाख, भारत के लेह लद्दाख के 41 वर्षीय 41 ईयर्स के हैं।
के हैं। और आपको पता है इनकी उपलब्धि केवल इतनी नहीं है कि इन्होंने फतह किया है, इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन फतह किया है। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो लेकर के जाते हैं अपने साथ में, तो ऑक्सीजन बैग के बिना इन्होंने उस चोटी को फतह किया है। ये इनके साथ में ये रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, साथ में इन्होंने और क्या किया, तो इन्होंने माउंट लोहत्से को भी फतह किया है। माउंट लोहत्से को भी फतह किया, ये भी इनके साथ में, ये जब इन्होंने अन्नपूर्णा चोटी पर फतह हासिल की, साथ में इन्होंने माउंट लोहत्से में भी फतह हासिल की थी। अब ये माउंट लोहत्से क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैं केवल उतनी ही चीजें आप लोगों को करवा रही हूँ जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अच्छा ये बताइए, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, कितनी ऊंचाई है इसकी, तो 8848.86 मीटर। यही रिकॉग्नाइजेबल या फिर यही मान्य ऊंचाई है। आपने चाहे जहां से भी पढ़ा होगा उसको भूल जाइए, यदि इसे पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, तो इसे ही याद रखना। अप्रॉक्स में देखें तो 8849 यदि पढ़ा है तो वो भी सही है। केवल इतना ही चीज आपको याद रखना है, यही हाइट आपको याद रखनी है। ठीक, ऑथेंटिक है, जो कि ऑथेंटिक डेटा से ही आपको बताया जा रहा है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। फिर उसके बाद में क्या है, तो K2 पर्वत है। K2 की लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो कंचनजंगा आता है। क्या आता है, कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कंचनजंगा कहाँ है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 8586 मीटर। फिर चौथी नंबर पे आता है, क्या आता है, माउंट लोहत्से आता है। क्या आता है, माउंट लोहत्से आता है। और इसकी लंबाई कितनी, इसकी ऊंचाई 8516 है। ये कहाँ पे है, तो ये जो है तिब्बत में है। कहाँ है, तिब्बत। तिब्बत मतलब नेपाल और तिब्बत। तिब्बत कौन सा, जो चाइना ऑक्यूपाइड जो ऑटोनॉमस रीजन है तिब्बत का, वहां पे है। यदि दिया गया कि चाइना नेपाल की बॉर्डर में, तो वो भी बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा मानता है, अपना ही भाग मानता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, इस तरीके के प्रश्न क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल होस्ट द G20 समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया 2023। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या हरियाणा। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो पहली बार 2022 G20 का 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है, तो बाली इंडोनेशिया में होने वाला है। कब, नवंबर में होगा, है ना, बाली इंडोनेशिया में होने वाला है। फिर वहां से मेजबानी किसको मिल जाएगी, तो भारत को मिल जाएगी, यानी कि 2023 में इंडिया में होगा। इंडिया के कहाँ होगा, तो जम्मू कश्मीर में होगा। कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में होने वाला है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है हमारा, तो जम्मू कश्मीर। तो ये हमारे कुछ प्रश्न रहे, लेकिन अभी भी हमारा जुलाई पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेशन एंड करने से पहले अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुश रहिए आप लोग, और साथ में अपने लक्ष्यों की आप लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी कीजिए। साथ में सेशन यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। लेकिन आप ज़रूर 15 अगस्त से आने से पहले 15 अगस्त तक आपको यदि इंटरेस्ट है यकीन बैच में एनरोलमेंट करवाने का, तो बिल्कुल यकीन बैच में एनरोलमेंट करवा लीजिए। ABEO का स्पेशली लॉन्च किया गया है संगवारी बैच, जो कि PDF कोर्स है कि आप लोग कहाँ से पढ़ें, तो आप लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ABEO का संगवारी बैच लॉन्च किया गया।
उसमें भी लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड ऑफर है, तो उसमें भी आप एनरोलमेंट करवा लीजिए। एडीओ के लिए ज्वाइन करना है, एडीओ के लिए ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद सीजीपीएससी सीजी व्यापम कंबाइंड कोर्स में ज्वाइन करना, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी रही, आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।